तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेके अंडरवर्ल्ड से। आज हम बात करेंगे उस हादसे की, उस गलती की, एक नहीं दो, जहाँ से उस ज़माने के सबसे बड़े गैंग पठान गैंग और एक नौजवानों का खड़ा नया बन रहा ग्रुप, नया क्रिएट हो रहा ग्रुप जो बाद में दाऊद गैंग के नाम से जाने लगा, उनके बीच में कैसे खटास पड़ी और कैसे एक जानलेवा दुश्मनी शुरू हुई। 1977 तक ये दोनों जो ग्रुप थे, पहले दाऊद ग्रुप तो था ही नहीं, खाली पठान ग्रुप था जिसका सरगना करीम लाला था। और करीम लाला के साथ उसके परिवार का तब तक कोई आदमी भी उस गैंग में शामिल नहीं था। सब बाहर के पठान थे जो उसके खास दोस्त थे, दोस्तों के बेटे या कुछ और दूर के रिश्तेदार, लेकिन डायरेक्ट कोई रिश्तेदार करीम लाला गैंग में इन्वॉल्व नहीं था। समद खान बहुत बाद में आया और बहुत जल्दी चला भी गया। वो समद के पहले जितने लोग थे वो करीम लाला के करीबियों के बेटे थे या उनके साथ और काम करने वाले लोग जो उनके दारू के धंधे या जुए के धंधे पे काम करते थे। तो इस किस्म की कोई बात नहीं थी कि करीम लाला के साथ बजाते खुद या उसकी फैमिली के साथ किसी की कोई दुश्मनी होती, क्योंकि दूसरा कोई गैंग में था ही नहीं रिश्तेदार। तो 77 तक सब ठीक ठाक चल रहा था जब दाऊद इब्राहिम और उसका भाई साबिर और इनके साथ के लोग स्मगलिंग का काम हाजी मस्तान के साथ करने लगे। वो भी वहाँ पे आम बात गिनी जाती थी। डोगरी इलाके से, नागपाड़ा से बहुत से लोग इस लाइन में थे। उसके पहले बाशु दादा, खालिद पहलवान, जैनाबी और बहुत सारे लोग उस एरिया के जो उस एरिया के इर्द गिर्द भी रहते थे, जिनमें यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, ये सब लोग किसी न किसी तरह से स्मगलिंग के साथ जुड़े हुए थे। स्मगलिंग उस समय पे सरकारी नौकरी के बाद सबसे बड़ा कोई इज्जत वाला धंधा गिना जाता था। बड़ी हैरानी की बात है कि स्मगलिंग को इज्जत वाला धंधा कहते थे, क्योंकि उससे किसी का नुकसान नहीं होता था। बाहर की चीज़ें आती थी, लोकल माल बेचते तो उसको बिजनेस बोलते थे। हाजी मस्तान हमेशा अपने प्रोफेशन को, स्मगलिंग को बिजनेस कहा करता था कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, सोने का धंधा करता हूँ, सोना मंगवाता हूँ, सोना आगे देता हूँ। तो इस किस्म से स्मगलर की इज्जत बहुत गिनी जाती। फिर बड़े यंगस्टर जिनमें दाऊद और उसके भाई भी शामिल थे, ये लोगों ने भी स्मगलिंग को अपना कित्ता बनाया। किसी के दिलो दिमाग में ये नहीं था कि कल स्मगलिंग से लेके ये बात कत्लो गारत तक पहुँचेगी, एक दूसरे दुश्मनियाँ होंगी, नए गैंग बनेंगे, गैंग की गैंग से लड़ाई होगी, तो और अल्टीमेटली इतने बड़े बड़े कांड हो जाएंगे जिनको संभालना, देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात किसी के दिलो दिमाग में नहीं थी। तो 77 में डोगरी इलाके में एक पत्रकार हुआ करता था जिसका नाम था इकबाल नाटक, मोहम्मद इकबाल नाटक। दाऊद की तरह वो भी कोंकण का रहने वाला था, कोंकणी बोलता था बहुत बढ़िया, और कुछ एक जो अपनी ज़बान होती है, बोलने का तरीका होता है, उससे भी आपके रिश्ते कुछ अच्छे हो जाते हैं। तो इकबाल नाटक जो था वो पहले जो एस्टैब्लिश्ड उर्दू अखबार थे उनके लिए फ्रीलांसिंग करता रहा। तो बाद में उसने कुछ ऐसा पैसा वैसा कमाया अपने तरीके से कि उसने अपना एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू कर दिया जिसका नाम रखा राजदार, और उसने अपनी प्रेस भी लगा ली। तो लोग जे हॉस्पिटल के नज़दीक एक BIT कंपाउंड है, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, BIT चाल, BIT कंपाउंड। तो उस कंपाउंड में ये रहा करता था और वहीं पे इसने अपनी छोटी सी एक प्रिंटिंग प्रेस लगा ली। जो उस ज़माने में एक ट्रेडल मशीन हुआ करती थी, तो जिसको पाँव से दबा के चलाया जाता था और हाथ से उसमें पेजेस रख के छापा जाता था। तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एक प्रेस लगाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट गिना जाता था। तो इकबाल नाटक ने अपनी प्रेस लगाई
और अपना वो उर्दू का साप्ताहिक जो एक वीकली अखबार था राजदार। राजदार का मतलब आपके राज को संभालने वाला, कॉन्फिडेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इसने शुरू किया। और कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने के चक्कर में जो एक पत्रकारिता की लिमिट्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं उसने क्रॉस किया। मैं आपने सुना होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पत्रकारिता में एक लक्ष्मण रेखा होती है। आप पत्रकार से कुछ और कब बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। और वो लक्ष्मण रेखा होती है आपके कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स की। एक पत्रकार के लिए जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उतना उसके लिए अच्छा है। एक पत्रकार को अगर 100 ऑटो रिक्शा चलाने वाले जानते हैं, 50 टैक्सी चलाने वाले जानते हैं, 5 हवाई जहाज़ चलाने वाले जानते हैं, 10 पॉलिटिशियन जानते हैं, 10 क्रिमिनल जानते हैं, ये उसके लिए एक असेट है, उसके लिए खजाना है। इन लोगों से उसको खबरें मिलेंगी जिन खबरों से वो अपना पेट भी पालेगा और अपना प्रोफेशन भी चलाएगा। लेकिन जब आपके उस रेखा को क्रॉस करके उन कॉन्टैक्ट्स की बजाय आप लिंक बना लेते हो, किसी के कहने पे काम करने लग जाते हो, किसी के साथ जुड़ जाते हो, किसी अल्टीरियर मोटिव से एक के खिलाफ लिखते हो ताकि दूसरे का भला हो जाए, वो जो लक्ष्मण रेखा जिस पत्रकार ने क्रॉस की उसका नुकसान अल्टीमेटली हुआ ही हुआ है। तो कभी भी एक पत्रकार को इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम पुलिस वालों को भी मिलते हैं, हम अंडरवर्ल्ड के लोगों को मिलते हैं, क्रिमिनल को मिलते थे, लेकिन कभी उधर की बात उधर नहीं की थी कि आपके ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है, वो उनको कभी नहीं बताया था। और पुलिस को कभी ये नहीं बताया था कि फलान भी कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ क्या कर रहा है, उसको जाके पकड़ लो, ये मेरा काम नहीं है या पत्रकार का काम नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऑर्गेनाइज क्राइम के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मैंने कभी किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, एज ए इंडिविजुअल एक शख्स के ख़िलाफ़ मैं कभी नहीं लिखता। उसकी जो गतिविधियाँ हैं जो समाज के ख़िलाफ़ जाती हैं या जिससे समाज को, आम लोगों को जिनका असर पड़ता है, उसके चक्कर में किसी का नाम आए तो आए, अदरवाइज़ मेरा किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। करीम लाला क्या करता था, हाजी मस्तान क्या करता था, दाऊद इब्राहिम क्या करता था, छोटा राजन क्या करता है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा मतलब एक पत्रकार का काम। मैं एक पत्रकार की परिभाषा दे रहा हूँ आपको। पत्रकारों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये काम कानून का है। अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है, अपराधी को सज़ा देनी कोर्ट कचहरी का काम है, जो पत्रकार का काम नहीं है। किसी को कसूरवार ठहराना, क्राइम किसी ने किया, नाम किसी का लगा, आप खबर छाप के उसको बदनाम करते रहो जबकि उसने वो काम किया ही नहीं, ये पत्रकार का काम नहीं है जजमेंट देना, ये कानून कचहरी का काम है। तो ये लिमिट कहीं ना कहीं इकबाल नाटिक ने क्रॉस की। वो एक तरफ तो पुलिस स्टेशन में जाके बैठता था, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे रणबीर लेखा, उस ज़माने में डोगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रणबीर रेखा नाम के एक शख्स इंस्पेक्टर हुआ करते थे। सीनियर इंस्पेक्टर उन दिनों में बहुत बड़ी पोस्ट गिनी जाती थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच का हेड एक ज़माने में सीनियर इंस्पेक्टर हुआ करता था, बाद में एसीपी हुआ, बाद में डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी तो बहुत बाद में आए हैं। तो बड़े लिमिटेड से 32-33 पुलिस स्टेशन थे मुंबई में। तो 32-33 जो सीनियर इंस्पेक्टर इंचार्ज होते थे चौकी के, दे वर सपोज टू बी किंग्स ऑफ देयर एरिया। इतनी उनका नाम, उनका रवाब और उनकी चलती थी। उनमें से एक था रणबीर लेखा, जो डोगरी जैसे सेंसिटिव पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। रणबीर लेखा को प्रेस वालों से मिलना गिलना बहुत अच्छा लगता था और वो प्रेस को बड़े तरीके से मैनिपुलेट करता था। ही वॉज अ वेरी बिग मैनिपुलेटर। मटुंगा में मैंने देखा है कि किस तरह वो डोगरी से मटुंगा पुलिस स्टेशन में भी रहे, जहाँ पे वरदा राजन की हुकूमत चलती थी। तो उसने किस तरह से प्रेस को मैनिपुलेट करके वर्दा के हक में एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और अपनी ही पुलिस फोर्स जिसमें नौकरी करता था, या बड़े पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ प्रेस को मसाला दे के उनके खिलाफ लिखवाना। यहाँ कुछ लोग जो थे जो उसकी चक्कर में नहीं आते थे,
उनको वो अपने कारनामों से दूर रखता था। तो वो इन अ वे वो अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल के साथ मिलके सिस्टम के साथ खिलवाड़ भी करता था। तो ऐसे एक नहीं बहुत से ऑफिसर हैं। उसके बाद में आज हमने देखा जो क्राइम स्पेशलिस्ट जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये कुछ इसी किस्म का काम कर रहे हैं। तो वो लिमिट जो थी रणबीर लेखा के साथ मिलके वो इकबाल नाटक ने क्रॉस की। पठान गैंग के जो अड्डे चलते थे जुए के, शराब के, जिनका रेगुलर हफ्ता पुलिस लेती थी, जिनका पूरा हिसाब किताब रखा जाता था, उसके खिलाफ उस आदमी ने नाम लेके लिखना शुरू किया और उन लोगों से जिनकी पुलिस के साथ नहीं बनती थी। ये लंबी चौड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो वो लिमिट क्रॉस करके जब वो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे उतर आया, जब आप एक क्रिमिनल की बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके बच्चों को इन्वॉल्व कर लो अपनी रिपोर्टिंग में, वो रिपोर्टिंग नहीं रह जाती। वो पर्सनल वेंडेटा, आप अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहे होते हो। किसी ने आपको गाली दे दी तो उसके परिवार के खिलाफ आप अखबार में खबर छाप दो। तो इसी तरह से जो छोटे मोटे झगड़े होते थे दाऊद और उसके भाइयों के और पठान गैंग के लड़कों से, जो बच्चे थे तभी सब 18, 20, 22 साल के, अमीरज़ादा, आलमज़ेब, दाऊद, साबिर, नूरा, ये सब भाई लोग, और भी इस किस्म के बहुत लोग थे वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे गैंग थे। उनकी छोटी मोटी लड़ाई को लेके आप बोलो कि पठान गैंग ने कोंकणी गैंग के ऊपर ये किया, वो किया, जो कोंकणी गैंग ने पठान गैंग के ऊपर ये किया, नाम ले ले के उनके इंडिविजुअल, उसके भाई, उसकी बहन। तो ये कुछ इस किस्म का नाटक जो था वो इकबाल नाटक ने रचना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि 1977 में पठान गैंग के दो लोग जो दारू के अड्डे वड्डे चलाते थे, एक का नाम सईद बाटला था, दूसरे का नाम अयूब लाला। वो लोग कहीं दाऊद के घर के नज़दीक कहीं गुजर रहे थे तो सामने उनको इकबाल नाटक नज़र आ गया। देखिए उस ज़माने में, देखिए आप भी रिपोर्टर रहे हैं अपने टाइम पे, उस ज़माने में नाटक के पास एक कंबेस्टर गाड़ी हुआ करती थी और वो काफ़ी बड़े बड़े होटल में, रेस्टोरेंट्स में बहना, बड़े बड़े लोगों को जाके मिलना करना। तो वो मैन्युपुलेटिव जो किस्म की पत्रकारिता थी वो इकबाल नाटक ने शुरू की थी और उसके बाद बहुत से लोगों ने उस एरिया में ये काम किए। बहुत से लोगों ने मार भी खाई, पीटा भी गया, कई लोगों को घर छोड़ के भागना भी पड़ा। तो वो जो पत्रकारिता का लेवल था वो काफ़ी नीचे गिरा। उसके बाद बहुत से पत्रकारों पर अटैक भी हुए। कुछ वो लंबा चौड़ा किस्सा आपको फिर आने वाले दिन में सुनाएंगे और उसके बाद नुकसान भी अंडरवर्ल्ड के लोगों को भुगतना पड़ा। तो इकबाल नाटक के इस नाटक की वजह से वो दो लोगों ने इसके ऊपर जब सामने आया, तू मैं हुई, गाली गलोच हुआ, उन्होंने चाकू छोरों से वार करके 60-70 वार किए गए। आप देखिए कितना गुस्सा उन लोगों के अंदर होगा। आप किसी बंदे को मारना है तो 2 चाकू से भी मर जाता है, 4 वार से मर जाता है। 60-70 वार करने का मतलब क्या हुआ? या तो आप दहशत क्रिएट कर रहे हो, जहाँ आपके अंदर गुस्सा इतना है कि आप वो निकाल रहे हो। वो इकबाल नाटक को दाऊद के घर के पास मारा गया। वो नाटक जो दाऊद का खास दोस्त गिना जाता था, पुलिस का खास दोस्त गिना जाता था, खबरी भी था, पुलिस को इनकी क्रिमिनल्स की खबरें देता था। जो लोग पकड़े जाते थे क्राइम में उनको छुड़ाने का काम भी करता था, पैसा लेके घर वालों से, इतना पैसा दीजिए मैं आपके बेटे को छुड़ा देता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले तो उसके लिंक थे। तो ये जो उसके लिंक्स बन गए थे, एक तरफ पुलिस के साथ, एक तरफ क्रिमिनल्स के साथ, वो लिंक्स की वजह से बेसिकली उसकी जान गई। अब देखिए उस मर्डर के बाद कितना बड़ा खमियाजा दोनों ग्रुप्स को भुगतना पड़ा। अब दाऊद गैंग ने क्योंकि दाऊद के घर के बाहर मर्डर हुआ था, नज़दीक मर्डर हुआ था, उसको लगा कि मेरे इलाके में आके पठानों ने इतना बड़ा काम किया, कल कुछ और करेंगे। तो दाऊद भाइयों ने उसका बदला लेने के लिए वो जो दोनों शख्स थे पठान, उनके ऊपर अटैक किया, बुरी तरह उनको ज़ख्मी किया तलवारों से, चाकू छुरे तब यही चलते थे। और एक किए तो हाथ की 2-3 उंगलियां भी काट दी कि जिस हाथ से तुमने छोड़ा चलाया वो हाथ काट देंगे। और इसी तरह दूसरे शख्स की भी उंगलियां, हाथ काटे गए। वो काफ़ी सालों तक वो उसी तरह कटी हुई उंगलियां लेके ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन सैयद बाटला को तो इतना
दिमागी झटका भी लगा उस अटैक का कि वो नीम पागल किस्म का हो गया था और बावला सो के घूमता रहता था अपनी गलियों में। तो वो जो पठानों के ऊपर ये अटैक हुआ, उसकी जो एक अंदर रंजिश रहती है, एक जो खटास पैदा हुई दाऊद भाइयों के और पठानों के बीच में, वो ऊपर से तो समझौते से ठीक हो गई। उसके बाद करीम लाला हाजी मस्तान दाऊद के उसका जो पिता था, बाप था, उन्होंने मिल के ये समझौता भी किया, मीटिंग हुई 3-4, मैं कई बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। उसमें फैसला हो कि आगे से ये एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंदर जो एक बार खटास रिश्तों में पैदा हो जाए वो बहुत मुश्किल से निकलती है। और वो बहुत बड़ी एक गलती थी पठान गैंग के लोगों की, उस पत्रकार को मारना। उसके खिलाफ और भी तरीके थे, उसके खिलाफ केस किया जा सकता था, उसके खिलाफ और किसी तरीके से एक्शन लिया जा सकता था, बीच में बैठ के समझाया जा सकता था, कुछ लोगों को डाल के पुलिस की मदद भी ली जा सकती थी, लेकिन उसका बदला भी हुआ। वो खटास चलते 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 1981 तक पहुंच गई। 81 तक भी ऊपर से पठान गैंग और दाऊद भाइयों के बीच में रिश्ते अच्छे थे। मुझे याद है 81 जनवरी में जब करीम लाला की एक भतीजी की शादी हुई तो उसमें सब लोग आए हुए थे, दाऊद, नूरा, अनीस, साबिर और इनका इब्राहिम कास्कर और करीम लाला का तो परिवार होना था कि उसके घर में शादी थी। तो सब लोग वहाँ पे लोगों को आइसक्रीम खिला रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। वो एक कुछ छिड़काव करने वाला होता है, अतर फ्लेल वगैरह, वो मेहमानों के ऊपर छिड़क रहे थे। तो पूरी एक तरह से पूरे दोनों ग्रुप, दाऊद और उसके भाई, मेहमानों की सेवा कर रहे थे करीम लाला के घर की शादी में। तो ये इतना अच्छा इनका ऊपर से रिलेशन था, लेकिन अंदर से खटास नहीं निकलती थी। और उस शादी में जब सबको इकट्ठे देखा होगा लोगों ने, किसी ने ये नहीं माना होगा कि आने वाले थोड़े महीनों में, 2-3 महीनों में ये लड़ाई फिर भड़केगी। और वही हुआ। शादी के बाद फिर ये यंगस्टर्स के लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए। तब तक समद खान बीच में आ चुका था, उसकी एंट्री हो चुकी थी करीम लाला गैंग में। और 1981 में आपसी रंजिश में करीम लाला अमीरज़ादा और आलमज़ेब, जो उनकी दुश्मनी, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि उन दोनों ने उसमें मर्डर में समद खान इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो उठने बैठने लग गया था इनके साथ करीम लाला के ऑफिस में। तो 81 में अमीरज़ादा आलमज़ेब ने साबिर का ऊपर अटैक किया और उसको मारा। प्रभा देवी प्लॉट में, वो कहानी आपको सबको मालूम है। उसमें माननीय सुरवे का नाम भी आया, वो था कि नहीं था वो फिर बताएंगे आपको। लेकिन उस मर्डर के बाद इनकी ऐसी दुश्मनी बढ़ी जिसका बहुत नतीजे बहुत दूर तक गए। और वो कहाँ से वो बात, वो साबिर के मरने की, मर्डर की बात, कैसे दोनों ग्रुप्स के बीच उसने इतना बड़ा एक दरार डाली, जो बहुत सालों के बाद जब मक्का में जाके समझौता हुआ तो वो दीवार गिरी। तो ये एक किस्सा था कि एक वो शख्स, एक पत्रकार, नाटक, इकबाल नाटक, उसका मर्डर, और उसके बाद बाटला और अयूब लाला के ऊपर अटैक, और रिजल्टेंट एक्शन में जो दाऊद का बड़ा भाई मारा जाता है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो करीम लाला गैंग को, पठान गैंग को बहुत बड़ी भारी पड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1977 में इकबाल नाटक के मर्डर से जो पठान गैंग और दाऊद भाइयों के बीच में जो झगड़ा चला, वो इतना दूर तक गया कि 77 से चल के 81 तक अमीरज़ादा और आलमज़ेब ने लड़ा। आपसी रंजिश की वजह से दाऊद के बड़े भाई को मारा। बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद ने अमीरज़ादा और आलमज़ेब को मारा। उसके बाद अपनी जान को खतरा देखते हुए दाऊद को गुजरात में जाके रहना पड़ा। उसके बाद में 84 में 2 साल के बाद जब समद खान का मर्डर होता है, उसके बाद दाऊद को
देश छोड़ के दुबई जाना पड़ता है। तो देखिए कि बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँच जाती है। एक दो हाथ से जो है वो आपके पूरे गैंग को, आपके पूरी जो इतने सालों में आपने एक दबदबा, एक सल्तनत बना के रखी होती है, वो कैसे वो ढेर होनी शुरू होती है, कैसे टूटने शुरू होती है, कैसे एक गैंग ख़त्म हो जाता है और दूसरा गैंग शुरू हो जाता है। तो ये दो कहानियों के बाद आने वाली गलतियां जो दाऊद ने की या पठान गैंग ने की, ये मुंबई के क्राइम के शुरुआती दिन थे। जो मुंबई की क्राइम ब्रांच की जो गैंगवार की लिस्ट है एक, उसमें सबसे पहला नाम जो है गैंगवार में मरने का, वो इकबाल नाटिक का आता है। दूसरा नाम आमिरजादा का आता है। तीसरा नाम समद खान का आता है। तो वो लिस्ट को जारी रखते हुए किसकी गलती से कौन मरा और किसकी गलती उसके गैंग को कितनी भारी पड़ी, जो लड़ी हमने कल शुरू की थी भाई ठाकुर के गैंग से, वो आने वाले कुछ दिन हम चालू रखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो देखते रहिए वो सब किस्सों की कहानियाँ। आज के दिन ये दो गलतियाँ पठान गैंग को भारी पड़ी, दाऊद को क्या भारी पड़ा ये कल आपको बताएंगे। और तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।